अब आता है अवक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये अवक्रिया कोटि क्या है? किसी रासायनिक अवक्रिया में अवक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि हम कोटि को केवल अनुमान से ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारक जो है, तो स्वाभाविक अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये तो हम जानते ही हैं। अभिकारक की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अब उसकी सांद्रता की किस घात पर यह निर्भर करती है, वह घात कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया की दर है अभिकारक की सांद्रता को बदलने पर वह कितनी परिवर्तित हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तन करने पर जितना परिवर्तन अभिकारक अभिक्रिया की दर में होता है वे अणु उसकी कोटि कहलाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है जिसमें कार बनती हैं, और मान लीजिए उसमें एक दिन में 20 पहिए बनते हैं। एक कार में 4 पहिए लगते हैं, तो ये लगभग 5 कार के बराबर हो गए। मान लीजिए उसमें कार की 4 बॉडी एक दिन में बनती हैं, लेकिन उसमें जो कार के इंजन है वो केवल 2 बनते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी कार उस फैक्ट्री में एक दिन में बनती हैं, तो यदि आप टायर गिनोगे, उसकी पहिए गिनोगे, तो इससे लगेगा जैसे ये 5 कार एक दिन में बनती हैं, लेकिन वास्तव में कार के लिए सबसे मुख्य है उसका इंजन। अब चूंकि इंजन 2 ही बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि केवल 2 कार एक दिन में बनती हैं। तो ऐसे ही यानी अभिकारक के वे अणु जो अभिक्रिया की सांद्रता को परिवर्तित करते हैं, केवल वे अणु ही अभिक्रिया की कोटि में गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया हो रही है और उससे उत्पाद बनना है, तो उस अभिक्रिया की दर में क्या देख रहे हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता है उसकी प्रथम घात के अभिक्रिया की दर समानुपाती है, इसलिए इसकी जो कोटि कितनी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यदि मान लीजिए दूसरी अभिक्रिया दिखाई है मैंने कि Ma + Nb = उत्पाद, इसमें अभिक्रिया की दर प्रयोग से मालूम पड़ी कि R = K, A की सांद्रता पर m घात और B की सांद्रता की n घात के समानुपाती है। ध्यान दें, अभिक्रिया कोटि प्रयोग से मालूम पड़ती है, और ये अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो प्रयोग के आधार पर ही लिखा गया है। तो चूंकि इसमें A की सांद्रता की m घात और B की सांद्रता की n घात है, इसलिए कोटि m + n हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि H2 गैस + Cl2 गैस = 2HCl, और ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो प्रयोग से ये मालूम पड़ा कि इस अभिक्रिया की जो दर है, रेट है, वो अभिकारक H2 और अभिकारक Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी अभिक्रिया की इस अभिक्रिया में हम H2 की सांद्रता को बढ़ा दें या घटा दें, ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन की सांद्रता को बढ़ा दें या घटा दें, अभिक्रिया की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अभिक्रिया शून्य कोटि की हो गई। ऐसा हमें प्रयोग से मालूम पड़ा। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि एक अभिक्रिया और है, ये सुक्रोज है और उसका जल अपहरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में भी प्रयोग द्वारा ऐसा पता लगा कि उसकी जो दर है वो अभिकारक, जो पहला अभिकारक है उसकी सांद्रता की तो प्रथम घात के समानुपाती होती है, लेकिन जो दूसरा अभिकारक है H2 उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि होगी वो केवल 1 होगी। और वैसे भी हम समझ लें कि जो जल है उसकी सांद्रता को आप न कम कर सकते हो न ज़्यादा कर सकते हो, यानी जल को ना आप गाढ़ा कर सकते हो न जल को आप पतला कर सकते हो।
एक और एग्जांपल है कि ये एथिल एसीटेट है, उसका क्षारीय अपघटन हो रहा है। तो यहाँ पर भी प्रयोग द्वारा देखा गया कि अवक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो पहले अवकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा अवकारक है उसकी सांद्रता की भी प्रथम घात के अवक्रिया की दर समानुपाती होती है। इसलिए इस अवक्रिया की कोटि 1 और 1 यानी 2 होगी, यानी ये अवक्रिया द्वितीय कोटि की है। देखिए, अभिक्रियाएं दो प्रकार से लिखी जाती हैं। एक अभिक्रियाएं वे होती हैं जो केवल सिंगल स्टेप होती है, यानी एक पद में ही अभिक्रिया पूरी लिखी जाती है। ऐसी अभिक्रिया कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी प्रारंभिक अभिक्रियाएं। दूसरी अभिक्रियाएं वे होती हैं जो कई पदों में लिखी जाती हैं, उन्हें कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इन अभिक्रियाओं में हम देखें, जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है कि ट्राई मेथिल ब्यूटिल ब्रोमाइड है और इसका KOH की एक्वस की के द्वारा जब इसका क्षारीय जल अपघटन किया जाता है तो ट्राई मेथिल ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। तो ये अभिक्रिया देखने में तो एक सिंगल स्टेप में हो रही है, लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जो स्लो स्टेप होता है, यानी जो मंद गति वाला पद होता है, उस पद को ही कहते हैं वेग निर्धारक पद। यानी अभिक्रिया की कोटि हम इस स्टेप से पता लगाएंगे, न कि हम यहाँ से पता लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला वाला जो स्लो स्टेप है उसमें अभिकारक अणु केवल 1 है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वह ठीक है, तो ये केवल उसी पद पर निर्भर करेगा, यानी इसकी कोटि अब 1 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक और रिएक्शन देखें, 2HI + H2O2 = 2H2 + I2। यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभिकारक अणु 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो कुल 3 अणु हैं। आणविकता तो 3 होगी इसकी, लेकिन कोटि इसकी 3 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है ये भी 2 पद में होती है, और इसमें जो पहला वाला पद है ये स्लो स्टेप है, दूसरा फास्ट है। अच्छा, स्लो स्टेप में एक अणु HI का एक अणु H2O2 का भाग लेता है, इसलिए इसकी जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड इन दोनों अणुओं पर करती है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन = K HI की पावर 1 और H2O2 की पावर 1। यानी इस तरह से हमने इस स्लो स्टेप के द्वारा पता लगाया कि जो इस अभिक्रिया की जो रेट है वो HI की सांद्रता की प्रथम घात और H2O2 सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। यानी हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी 1 + 1 = 2, यानी यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, न कि ये तीसरी कोटि की। आणविकता हाँ इसकी 3 है। अब प्रश्न आता है कि आखिर हम अभिक्रिया की कोटि को कैसे ज्ञात करें। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग से ज्ञात की जाती है। अब प्रयोग तो आप करेंगे नहीं, तो क्या होगा कि आपको बुक में कुछ क्वेश्चंस में प्रयोग के आंकड़े दिए जाएंगे। उन आंकड़ों के आधार पर आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी प्रश्न जो दिया होगा बुक में, उसमें प्रयोग के बाद जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो ऐसे करके कई विधियां हो जाती हैं। जैसे पहली विधि है अर्धायु विधि, यानी उन्होंने प्रयोग किया कि किसी अभिकारक के लिए कि प्रारंभ में उसकी अर्धायु कितनी अभिकारक की, उस समय सांद्रता कितनी है, बाद में दूसरी अर्धायु पर उसकी सांद्रता कितनी हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक सूत्र है कि T12 1/T12 = C1/C2 पावर 1 - n। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं यदि किसी अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर, यानी पहला सांद्रता उसकी मान लीजिए कितनी है, मान लो उसकी सांद्रता पहले 1 है, अब वो कह रहे हैं दुगुनी की जाए, यानी C2 कितनी कर दी, 2 कर दी हमने, ये 2 कर दी। क्या होता है कि उसकी जो अर्धायु है वो भी दुगनी हो जाती है। यानी पहले अर्धायु कितनी थी, पहली अर्धायु फर्स्ट अर्धायु सपोज कर लो, मान लो जब मैंने
1 ले ली, और ये भी कितनी हो जाती है बाद में, ये भी दुगनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमारा क्या है कि टी हाफ अपॉन टी हाफ, और ये 1 और ये 2 इजिकल टू कितना, C1 अपॉन C2 1 माइनस n। तो जरा देखें, पहला टी हाफ कितना है 1/2, सॉरी 1, और T2 कितना है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, ये हमारा फार्मूला हो गया ये वाला, इजिकल टू C1 अपॉन C2, C1 कितना है, ये 1 है, C2 कितना है, 2 है, इस पर पावर 1 माइनस n। तो देखिए दोनों के आधार समान है, तो मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ 1 कर दे रहा हूँ। आधार समान तो घात समान, तो क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 1 माइनस n। यदि हम n निकालें तो n को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी ये अभिक्रिया हो जाएगी शून्य कोटि की। तो यानी आपको यदि अर्धायु दी हो और सांद्रता दी हो तो हम इस सूत्र की सहायता से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी हमें एक अभिक्रिया दी है, ए से उत्पाद बनना है, इसमें हमें अभिकारक की जो सांद्रताएं हैं वो ये दी है 4 मोल पर लीटर, यानी पहली सांद्रता होगी, इसको हम C1 कह सकते हैं। दूसरी सांद्रता C2 कितनी है 16 मोल प्रति लीटर, ये टी हाफ 1 है 2 सेकेंड, और ये टी हाफ 2 है 4 सेकेंड, यानी दोनों अर्धायु पर ये सांद्रताएं हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला हमारा था कि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इजिकल टू C1 अपॉन C2 1 माइनस n। तो टी हाफ 1 की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, और टी हाफ 2 कितना है 4 सेकेंड, C1 कितना है 4 मोल, C2 कितना है 16 मोल पर लीटर, पावर कितनी हो गई 1 माइनस n। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर हमें आधार समान करना है, ये 2/4 है, 4/16 है, तो चाहो तो ऐसे कर लो, ये 1/2 और ये 4 और 4, यानी कितना हो गया 1/2 इजिकल टू 1/4 पे पावर 1 माइनस n। अब इनको फिर सेम करना है, तो इसको तो 1/2 रहने दीजिए, इसको पावर 1 कर लीजिए, ये 1/4 है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 पे पावर 2। ब्रैकेट में 1 माइनस n, तो ये बेस दोनों सेम है, तो जो हो गया 1 इजिकल टू 2 1 माइनस n, या ये हो गया 1 इजिकल टू 2 माइनस 2n। अब एक काम करें, 2n इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो इस तरह से क्या निकल के आ गया 2n इजिकल टू 1, यानी n इजिकल टू 1/2। तो यानी इसकी कोटि कितनी होगी, हाफ उसकी कोटि होगी, कोटि होगी हाफ। कोटि भिन्न में हो सकती है। दूसरी विधि है अवकलन विधि, डिफरेंशियल मेथड। देखिए इसमें हम दो तरीके से कोटि को ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति यह है कि जब अवक्रिया में केवल एक ही पदार्थ हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं अवक्रिया A, ये एक पदार्थ है, तो ऐसी स्थिति में फार्मूला हो जाएगा R1/R2 इजिकल टू C1/C2 पे पावर n, यानी दो R1R2 तो ये दर हो गई, पहले अर्धायु थी, अब यहाँ पर दर है, सांद्रता सेम है, वहाँ पावर 1 माइनस n थी, यहाँ पर n पावर है। तो देख रहे हैं अवक्रिया A उत्पाद में एक सांद्रता 3 गुनी करने पर, यानी पहले मान लो सांद्रता कितनी है, मान लो 1 है, कितनी कर रहे हैं 3 गुनी कर रहे हैं, मैंने सीधा से 3 मान लिया है। अवक्रिया का वेग 27 गुना हो जाता है, यानी पहले वेग कितना था, मान लीजिए 1 था, अब ये वेग हो जाता है कितना 27 गुना। तो ऐसी स्थिति में वो पूछ रहे हैं कि कोटि कितनी होगी, तो फार्मूला फिर लगाएं R1/R2।
R1 कितना है 1, R2 कितना है 27 इजिकल टू C1/C2, C कितना है 1/2 3, पावर कितना n। अब देखें ये 1/27 है, ये 1/3 है, तो इसको मैं 1/3 के रूप में लिखूंगा तो जो हो जाएगा 1/3 पे पावर 3, क्योंकि 3 की घात 3 27 होती है। ये हो गया 1/3 इस पे पावर n। तो दोनों की तुलना करें तो n इजिकल टू 3, यानी कोटि कितनी होगी इसकी 3 हो गई। दूसरी स्थिति यह है कि मान लीजिए अभिक्रिया में दो पदार्थ हों A और B, मान लो इस तरह से अभिक्रिया जो हो रही है A प्लस बी इजिकल टू प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है R इजिकल टू के A पे पावर m और B पे पावर n, इस समीकरण का उपयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, हमें कुछ आंकड़े दिए हैं प्रयोग के द्वारा कि ये अभिक्रिया हो रही है ये वाली, और इसमें A की सांद्रता जब इतनी है, B की सांद्रता इतनी है, उस समय अभिक्रिया का वेग इतना है, यानी दर इतनी है। जब उन्हें अभिकारक की सांद्रता चेंज की, A की B की चेंज करी, तो उसकी रेट भी चेंज हो गई। ऐसे ही फिर हमने चेंज की A की B की चेंज की, तो उसकी रेट भी चेंज हो गई। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तीनों जो उन्होंने कंडीशन दी हैं, तीनों कंडीशन के बेस पर हम तीन अलग अलग समीकरण बनाएंगे। R इजिकल टू के A पे पावर m B पे पावर n। तो सबसे पहले ले रहा हूँ पहली वाली RJ वाली, फर्स्ट ये कितना हो गया 0.005 इजिकल टू के A की सांद्रता यानी कितनी दी हमें 0.01 पावर m, फिर B की सांद्रता, B कितनी है यहाँ पर 0.01 पे पावर n। यानी हमने पहले वाले जो आंकड़े हैं उनको हमने अपने सूत्र में लिख लिया, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले आंकड़े ऐसे ही लिखिए, तो पहले R आएगा, तो R कितना है इसमें ये 0.010 इजिकल टू के A की पावर n, A की सांद्रता कितनी यहाँ पर है, ये है 0.02 m हो गया, फिर कितना है 0.01 n, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे तो R ये हो जाएगा 0.005 इजिकल टू के A की सांद्रता 0.01 पे पावर m, B की सांद्रता 0.02 पे पावर n। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, हमें सीधा सीधा गणित लगाना है। गणित में क्या करना है, हमको m और n के मान ज्ञात करने हैं। समीकरण 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। तो पहले हम एक काम करते हैं कि मान लीजिए हम समीकरण 1 और 2 ले लें, तो 1 और 2 लेंगे तो क्या होगा कि इसमें n जो b है, b की सांद्रता दोनों समान है, यानी ये समान कट जाएंगी, इससे हमारा m निकल आएगा। अब निकालना है हमको n, तो n के लिए क्या करें, हम वो समीकरण लें जिसमें m समान है। तो m समान किसमें, पहले में और तीसरे में, तो ये कट जाएगा, इससे हमारा m निकल आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 लेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 है 0.005 इक्वल टू के 0.01 पे पावर m 0.01 पे पावर n। ठीक, ऐसे ही हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो क्या करें, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इतना है, ये इतना है, तो ये हो जाएगा 1.2। ये पूरा कट जाना ही है, तो ये कैसे के कट जाना है, तो क्या रहेगा यहाँ पर, ये 0.01/0.02 पावर m है, तो ये हो जाएगा 1/2 पे पावर m। ये हमारा निकल के आ गया। इससे क्या हो जाएगा, इसे निकालेंगे तो इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर m है, तो m इजिकल टू 1। ठीक इसी प्रकार से अब हम लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3। तो समीकरण 1 तो वही है 0.005 इजिकल टू के
0.0 m और 0.01 n। और हमारा समीकरण 3 है हमारा 0.005 इजिकल टू के और 0.01 m और यहाँ पर है 0.02 n। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 3 जरा फिर से भाग लगाएं तो ये हो जाएगा, ये तो इसमें इसका भाग लगाया तो 1 हो गया, इसी से भाग लगाया ये कट गया, यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये खत्म हो जाएंगे, यहाँ रहेगा खाली 1/2 पे पावर n। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, दोनों सेम कैसे हो तो हम जानते हैं कि 1 को हम ऐसे दे सकते हैं कि 1/2 पे पावर 0, यानी किसी की पावर 0 1 होती है, इजिकल टू ये हो गया 1/2 पे पावर n, इसलिए n कितना हो गया, n हो गया 0। इसलिए अभिक्रिया की जो कोटि है वो हो जाएगी कितनी, m प्लस n, m कितनी है 1, n कितनी है 0, तो m प्लस n यानी 1 प्लस 0 इजिकल टू 1। ये हुई अभिक्रिया की कोटि। एक और विधि है जिससे भी हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, वो है समाकलन विधि, इंटीग्रेशन मेथड। इसमें क्या देखना है हमको कि यदि अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो उसके लिए k इजिकल टू एक्स अपॉन टी, ये फार्मूला हमारे पास रहता है, और यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो उसके लिए k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। या a का मतलब हो गया प्रारंभिक सांद्रता और यहाँ पर a माइनस एक्स का मतलब है अंतिम सांद्रता यानी शेष सांद्रता। तो हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारी अभिक्रिया जिस कोटि की है उस कोटि के हिसाब से ये दोनों समीकरण हमें लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पूछा है कि अभिक्रिया के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, ये हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं उन्होंने, टी और सांद्रता दे रखी हैं। अंत में वो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो मैंने कहा पहले कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें प्रथम कोटि का फार्मूला इसे लगा के देखेंगे। हम किन्हीं दो आंकड़े लेंगे, मान लीजिए पहले मैं ले रहा हूँ, इन दो के बीच में निकाल रहा हूँ k की वैल्यू, यानी समय 0 है, प्रारंभिक समय, अंतिम समय 900 सेकंड मान लो। तो ये हम कह सकते हैं कि कुल समय हो गया 0 से 900 यानी 900 सेकंड। 900 सेकंड में क्या होता है कि जो सांद्रता है वो 50.8 से 19.7 रह जाती है। तो ये तो हो गई प्रारंभिक मात्रा यानी ये a, और ये शेष मात्रा यानी ये नीचे वाली हो गई। समय कितना हो गया, 900 हो गया। हम कह सकते हैं t इजिकल टू 900 पर कि कितना निकल के जाएगा 2.303 अपॉन टी यानी 900 सेकेंड लॉग बेस 10 a यानी प्रारंभिक मात्रा वो कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता हमारी 50.8 है, a माइनस एक्स यानी शेष सांद्रता हमारी 19.7 है। इससे यदि हम k को हल करें तो ये हल होने के बाद निकल के आ जाता है 1.05 इंटू 10⁻³ अब मान लीजिए मैं निकालूं पहला आंकड़ा और तीसरा आंकड़ा लूं, हम ये दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने इसे यूँ लिया कि आसानी से इसमें टाइम हमारा 0 से 1800 हो जाएगा। तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, तो टी हो गया 1800 सेकेंड, इस पर k निकालें तो कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी यानी 1800 सेकेंड लॉग बेस 10 प्रारंभिक मात्रा कितनी है 50.8, ये हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो लास्ट यानी शेष सांद्रता है वो 7.62 है, वो नीचे आ जाएगी 7.62। इससे भी k निकालेंगे तो ये k भी 1.05 इंटू 10⁻³ निकल के आ जाएगा। तो यानी हम अलग अलग आंकड़ों से यदि अलग अलग
के निकाल के देखें और दोनों के सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जो हमने फार्मूला लिया है उसकी जो कोटि है वो ठीक है। यानी इससे ये फार्मूला चूंकि हमने प्रथम कोटि का लगाया था, इसका अर्थ ये हो गया कि के दोनों के समान है, अर्थात ये अभिक्रिया भी कैसी है, प्रथम कोटि की है। अंत में आती है कोटि को ज्ञात करने की ग्राफ विधि। तो देख ग्राफ विधि में क्या है कि ग्राफ यदि अर्धायु और सांद्रता के बीच में ग्राफ बनना होता है तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसमें ये लाइन इस तरह से आएगी, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अर्धायु है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बनेगा। लेकिन जब प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जो सांद्रता पर अर्धायु निर्भर नहीं करती, यानी प्रथम कोटि अभिक्रियाओं में अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए क्या होता है ग्राफ क्या होता है सांद्रता के समानांतर बनता है। तो ग्राफ देखकर पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है या प्रथम कोटि की है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इसमें हमें एक ग्राफ दिया है, ये अर्धायु और सांद्रता के बीच में है और पूछा है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है, यानी जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो हम देख रहे हैं इसमें साफ देख रहे हैं कि अर्धायु और सांद्रता के बीच में क्या हो रहा है, ग्राफ सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी कौन सी कोटि की हो जाएगी, ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यदि ग्राफ जो बना हो वो अभिक्रिया के दर और सांद्रता के बीच में बना हो, यानी रेट और कंसंट्रेशन के बीच में यदि ग्राफ बनता हो तो वहाँ पर ये ग्राफ ठीक उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनेगा तो वो यहाँ पर लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, समानांतर रेखा आएगी। लेकिन प्रथम कोटि में क्या होगा, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनेगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। क्योंकि जो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें नाम इसका शून्य कोटि है, यानी अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यहाँ पर ग्राफ कैसा बनता है, एक पैरेलल बनता है। लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो इसी से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया है, हमें कुछ ग्राफ दिए हैं। पहले ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ हमारा अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच में दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। दूसरा ग्राफ भी रेट और, लेकिन 1/c यानी 1/, सांद्रता के मध्य दिया है। तीसरा ग्राफ भी दिया हमको R और C के बीच में। ध्यान दें R और C के बीच में दो ग्राफ हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये इसमें पैरेलल लाइन है। यहाँ पर दोनों में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये R और C के बीच में दिया हुआ है, ये R और 1/c के बीच में दिया हुआ है। तो हम देखें तो इससे मालूम पड़ेगा कि जब R/c देखें तो R और C के बीच में ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, ये जीरो ऑर्डर है, लेकिन हमारे पास पैरेलल नहीं है। तो R और C के बीच में स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर वाला कौन सा हो जाएगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर माने ये हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करते हैं। तो बिल्कुल दिमाग से क्लियर कर लें कि कोटि को हम अनुमान से नहीं ज्ञात करते, बल्कि कोटि को हम प्रयोग से ज्ञात करते हैं। और प्रयोग स्टूडेंट खुद नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि प्रयोग के आधार पर कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, हम उन आंकड़ों के आधार पर हम कोटि को ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि आपको अर्धायु और सांद्रता में संबंध के आंकड़े दिए हों तो अलग तरीका बताया मैंने आपको। यदि आपको अभिक्रिया का वेग और सांद्रता दी हों तो अलग तरीका हो गया। ठीक इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, अवकलन समाकलन विधि से भी हम ज्ञात करते हैं कोटि को, और ग्राफ से भी कोटि को ज्ञात कर सकते हैं।